ओके। सो रेजिस्टेंस हमारे पास होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक कैपेबिलिटी होती है कि वो करंट फ्लो को अपोज करता है। सही, ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का। सही है। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू resist the flow of current। सही हो गया। अब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रेजिस्टर ही हो। सही है, रेजिस्टर के अलावा भी और कोई चीज हो सकती है जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करती है। सही है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा जी। अगर आप रेजिस्टेंस को देखो, मेनली मेनली हम रेजिस्टेंस के लिए जो है ना रेजिस्टर को यूज करते हैं, राइट। रेजिस्टर्स हमने बनाए ही इस काम के लिए होते हैं। रेजिस्टर्स हमने बनाई इस काम के लिए होते हैं कि जो दे ऑफर रेजिस्टेंस ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन और जितने कंपोनेंट है दुनिया के अंदर वो रेजिस्टेंस के साथ साथ और भी 10 चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सही है। जैसे कि थर्मिस्टर है, वो उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होती है कोई ना कोई, लेकिन एक्चुअली में वो रेजिस्टेंस रेजिस्टर के लिए नहीं बना होता है, बल्कि वो बना हुआ होता है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, राइट। और इसी तरह से और दूसरे कंपोनेंट है। अच्छा खैर, तो रेजिस्टर का जो सिंबल होगा तुम्हारे सिलेबस में, वो तुम्हें जो है ना डब्बे बनाने होंगे। सही, ये तुम्हारे सिलेबस में रेजिस्टर होगा। सही है क्या। और जब तुम यूनिवर्सिटी लेवल जाओगे तो यूनिवर्सिटी लेवल में ना रजिस्टर थोड़ा सा बदतमीजी सा हो जाएगा। सही है। यूनिवर्सिटी लेवल में ना रजिस्टर यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा रजिस्टर। सही है। अगर तुम आज भी मैट्रिक इंटर की बुक खोल के देखोगे तुम्हें जो है, तो तुम्हें जो है ना वहां पे रजिस्टर इसी तरह का मिल रहा होगा। सही है। तो रजिस्टर मतलब मेनली मेनली रजिस्टर जो है ना वो इसी तरह का बनाया जाता है। लेकिन हम लोग जो है वो ये सिंबल जो है वो रजिस्टर का ऊपर वाला पढ़ते हैं, डब्बा बनाते हैं, आसपास लाइनें बनाते हैं। सही। अच्छा जी, ये तो हमने रजिस्टर देख लिया। अच्छा, यूनिट अगर तुम बात करो। सही है। यूनिट हमारे पास होता है इसका ओम्स। सही है। अम, एक अंकल थे, सही है, उनके नाम पे हमने रखा हुआ है। सही है। और अगर ओम्स को आपने डिफाइन करना है, सही है, कभी कभार डेफिनेशन आ जाए भाई डिफाइन ओम। सही है। तुम्हें पता है कि ओम क्या है, यूनिट है। यूनिट को डिफाइन करोगे, यूनिट की फॉर्म में क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन के लिए हमने ओम्स लॉ पहले देखना पड़ेगा, तब जाके हमें ओम समझ में आएगा। सही है। तो उसको समझते हैं पहले कि ओम्स लॉ की क्या कहानी है। सही है। तो यहाँ पे हम जरा ओम्स लॉ चलाते हैं। ओम्स लॉ। सही है। ऑल्दो तुम लोगों ने बचपन से ओम्स लॉ पढ़ रखा है, बट ओम्स लॉ की डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि भाई करंट, सॉरी, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ओके। या आप कह रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। सही है। कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। सही। या फिर कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट। ओके। सही हो गया, ये बात आपने कर ली है। या तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे या तो फिर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखोगे। सही है। अच्छा, अब इसका ओम्स लॉ का रेजिस्टेंस से बेसिकली ताल्लुक डायरेक्ट नहीं है, बल्कि ओम्स लॉ जो है ये एक रिलेशन बताता है। और हम इसको इसको फिर हम ये कह देते हैं कि V इज इक्वल्स टू IR, राइट। ये आपके पास एक फार्मूला बन जाता है। सही है। और ये फार्मूला जो है वो मुझे लिखना होगा। अबे यार, एक तो ये बड़े भंड है यार, कलर ना डिफाइन ही नहीं हो पा रहे। खैर। हम्म, सही है। सो ये जो है मैंने इससे लिख दिया। सही है। अच्छा, तो V इक्वल्स टू IR ये तुमने बता दिया। खैर, तो तुम्हारे पास जो है ना ये आ गया आपके पास। अब अगर ये लॉ जो है ना ओम्स लॉ सिर्फ तब अप्लाई होगा कि जब कंडीशन कौन सी पाई जाएगी, यानी जब कंडीशन जो है वो ये वाली पाई जाएगी, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। सही है। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए।
या फिर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट, तब जाके जो है ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सही है। तो बहुत सारे कंडक्टर्स होते हैं, ये बहुत सारे नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं, उसके अंदर ओम्स लॉ इसलिए नहीं लग रहा होता क्योंकि ये कंडीशन नहीं पाई जा रही होती, राइट। तो ये कहानी है, खैर। अच्छा जी, ओम्स लॉ हमने बता दिया आपको। और अब अगर जो है, क्यों में क्या कीड़ा काट रहा है, हाउ ओल्ड आर यू, इस सवाल से मैं क्या मतलब समझूं भाई? ऐसे भाई मैं शरीफ आदमी हूँ। अच्छा, 25 का हूँ भाई, 25 का। तुमसे 2-4 दिन ही छोटा हूँ यार, तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा जी। आए, लाइफ ऑलमोस्ट डन, अबे नहीं बे। अच्छा जी, आ जाओ। अबे बोल लिया कर। खैर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब देखो, सीन ये है कि ओम्स लॉ हमने ये देख लिया, V इक्वल्स टू आई आर बता दिया, सही है। और याद रखो कि इस फॉर्मूला को तुम यूज करके रेजिस्टेंस का तो बेस यूनिट निकाल सकते हो, राइट। और रेजिस्टेंस का तो ड्राइव यूनिट निकाल सकते हो, बट वोल्ट्स का नहीं निकाल सकते, बी वेरी केयरफुल, ओके। अगर तुम यहाँ से देखो, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा, वो तुम्हारे पास आएगा, आर जो हो जाएगा, आर, ये आपके पास है V/I, राइट। और आर जो होता है वो ओम्स है, राइट। सो V वोल्ट्स है, सही है, वोल्ट्स पर एम्पियर, पर एम, ओके, पर एम्पियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओम, राइट। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओम्स के अंदर आप लिख सकते हो कि भाई वोल्ट्स पर एम्पियर, ओके। देखो, इसको इसको प्लीज कुछ भंड नहीं करना है इसके साथ, वरना मसला हो जाएगा, ओके। और अगर तुम इसका ड्राइव यूनिट चाहते हो, सही, ये इसका ड्राइव यूनिट है, वोल्ट पर एम्पियर इसका ड्राइव यूनिट है, राइट। और ओम्स जो है वो इसका इक्विवेलेंट ड्राइव यूनिट है, जो कि आप कह लो कि जस्ट नाम के तौर पे रखा हुआ है, सही। और अगर तुम इसका ड्राइव यूनिट चाहते हो तो तुम्हें वोल्ट्स का यूनिट पता होना चाहिए, वोल्ट्स का यूनिट हमें अब अगर तुम याद करो, सो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, सही है। और सेकेंड -3 बल्कि, और A-1, सही है, ये है वोल्ट्स का यूनिट, सही है। और एम्पेयर जो है वो तुम्हारे पास आ जाएगा, एम्पेयर आपके पास आ जाएगा A-1, सही है। सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3, A-2, राइट। दिस इज द इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट बेस यूनिट ऑफ ओम्स, ओके। सही हो गया, ये आपके पास होगी कहानी। खैर, ओम्स लॉ हमने देख लिया, रेजिस्टेंस हमने देख ली, सही है। अच्छा, प्यारे बच्चों, अगर मैं तुम लोग से बोलूँ कि भाई इसका ग्राफ मुझे बना दो, सही है। अगर मैं इस तरह का ग्राफ बना रहा हूँ, सही है, कि जिसके अंदर मेरे पास जो है ना, एक्स एक्सिस पे करंट है, और वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, सही है। एक्स एक्सिस पे मेरे पास है करंट आई, और इन एम्पेयर, सही, और वाई एक्सिस पे वोल्टेज इन वोल्ट्स, सही है। अच्छा, मेनली हम जो किसी भी कंपोनेंट का आई वी ग्राफ बनाते हैं, आई एक्स एक्स एक्सिस पे होता है, वी वाई एक्सिस पे होता है मेनली, सही है। बट इसका उल्टा भी बनता है कभी कभार। सो अगर तुम मुझे बता सकते हो, इक्वेशन देख के बता सकते हो कि वी और आई का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ की शेप क्या होगी, कोई बंदा प्रेडिक्ट कर सकता है? एनीवन, एनीबॉडी, एनी प्रेडिक्शन भाई? कुछ तो बोलो यार, अकेला तो ना छोड़ो ऐसे। सर अगर वोल्टेज ऊपर जाएगी तो वो डिक्रीज होगा ना। क्या चीज? से मतलब डाउन स्लोप इनडायरेक्ट डाउनवर्ड है। रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट सही। क्यों नहीं भाई? वी और आई का पूछ रहा हूँ यार। डायरेक्ट है। डायरेक्ट होगा ना, हाँ, स्ट्रेट लाइन पासिंग हम्म। थ्रू द ओरिजिन, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ऐसा होगा, सही हो गया, ऑल क्लियर। अच्छा सही जी। है। अब मुझे एक बात बताइए, और कि जो भी ग्राफ होगा ना जिंदगी में, जब भी तुम्हारे पास ग्राफ आएगा, तुमने ग्राफ की 4 चीजें देखनी होती हैं, एक एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, उस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बता रहा है, उस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ क्या बता रहा है। ये 4 चीजें तुमने देख ली ना, ग्राफ की है कि देखना समझ लिया, तो तुम्हारी जिंदगी ना समझ लो ग्राफ की खत्म हो गई है, सही, चिल्ले मतलब। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ग्रेडियंट क्या बताएगा, तो आप मुझे कुछ बता सकते हो इस ग्राफ का ग्रेडियंट के बारे में? पॉजिटिव होगा। अबे पॉजिटिव तो होगा, लेकिन किसी क्वांटिटी के, हाँ, किसी भी ग्राफ का ग्रेडियंट जो है ना, वो किसी अननोन क्वांटिटी के बारे में आपको पॉइंट करता है। तो कुछ बता सकते हो? रेजिस्टेंस।
हाँ, हेल्थ से भी रेजिस्ट, होता है। सेल्फ रेजिस्टेंस, थोड़ा सा सोच लो। फ्लो ऑफ। चेंज इन रेजिस्टेंस। हाँ, नहीं, देखो ना, ग्रेडियंट वैसे होता क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2। ओके, y2 यानी y एक्सिस ऊपर आएगा और x एक्सिस नीचे आएगा, ऐसे ही। चलो, अच्छा फाइन, मैंने, अरे यार मैंने एक्सेस सही किया हुआ। सही है, सो v ओवर i है ना, तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट बता देगा, सॉरी माय बैड। सही है, ये आ गया। अच्छा, अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर दूं, सही है, यानी अगर मैं जो है ना, मैं ग्राफ को ले लूं, एक्सिस बस में चेंज कर देता हूँ, लेट्स से। सही है, मैंने करंट उधर ले लिए और ये इधर ले लिया, सही है। मेरे पास करंट आ गया ये, सही है, इधर आ गया एम्पेयर के अंदर, और ये वोल्ट आ गया इधर, सही है। तुम्हारे ख्याल में जो ग्राफ होना चाहिए, क्या वो स्टिल स्ट्रेट लाइन होगा या कुछ चेंज होगा? फिर सेम ही होना चाहिए। सेम होनी चाहिए। ओके, वेरी वन गुड। ओवर आर हो जाएगा ना ग्रेडियंट। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सही हो गया, परफेक्ट भाई, परफेक्ट। तो आप लोग ने कहा कि सब कुछ सेम होना चाहिए, बस ग्रेडियंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सही है। ग्रेडियंट 1 अपॉन हो जाएगा ना। 1/r हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जी, चलो, आप लोग ने बिल्कुल सही बताया, सही है। तो V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ वगैरह आप लोगों ने सब समझ लिया, सही है। वापसी आते हैं, रेजिस्टेंस हमने कर लिया। अब इसके बाद आखिरी चीज हमारे पास है रेजिस्टिविटी, सही है। रेजिस्टिविटी, ओके। अच्छा, रेजिस्टिविटी का सीन ये है, सही है। रेजिस्टिविटी का सीन ये है कि ये जो है ना, एक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, सही है। और ये बेसिकली ये बता दिए कि कोई भी मटेरियल है ना, उस मटेरियल का एक यूनिट लेंथ, कोई भी एक स्पेसिफिक लेंथ कितनी रेजिस्टेंस आपको ऑफर कर सकती है, राइट। ये आपको जो है ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी बताती है, ओके। रेजिस्टिविटी आपको क्या बताती है? हमें ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ, ओके। या पर यूनिट लेंथ नहीं, क्या हो, बाय यूनिट लेंथ, बाय यूनिट लेंथ ऑफ अ मटेरियल, ओके। ये आपके पास जो है रेजिस्टिविटी होती है, अच्छा। अब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, सो इसका फॉर्मूला जो है ना, वो इस तरह से हम लिख लेते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, ये थोड़ा सा इसका ना डेंसिटी वाला सिंबल होता है, सही है। तो रेजिस्टिविटी, या इसको हटा देते हैं, ये रेजिस्टिविटी का सिंबल हो गया, और एल ओवर ए, सही हो गया। अच्छा, ये आपके पास है रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, ओके। दिस इज लेंथ, सही है। दिस इज लेंथ, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड दिस इज रेजिस्टिविटी, सही है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा रेजिस्टेंस, सही है। दिस इज योर लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेक्शनल एरिया, सही है। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां जहां पे भी आएगा, तुम्हें फौरन से जहन में होना चाहिए कि भाई इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, सही है। और जो ये है, ये आपके पास है रेजिस्टिविटी, डेंसिटी मत पढ़ना प्लीज, रेजिस्टिविटी, ओके। सही हो गया। अगर तुम इसकी यूनिट देखने की बात करो, सही है, तो इसका जो यूनिट होगा वो आपके पास होगा ओम्स मीटर, ओके, ओम्स मीटर, सही हो गया।
क्योंकि अगर आप इसको रीअरेंज करोगे, रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाओगे, सही है, तो आपके पास बन जाएगा रेजिस्टेंस टाइम एरिया ओवर लेंथ, राइट, ओवर लेंथ। रेजिस्टेंस तो हो गया ओम्स के अंदर, एरिया आपके पास हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ आपके पास हो गई मीटर, सो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे मीटर बच गया, और ये रेजिस्टेंस का जो यूनिट हो गया ओम्स, तो ओम मीटर हो गया, राइट। और अगर इसका बेस यूनिट की बात करो, सो बेस यूनिट, तो बेस यूनिट बहुत सिंपल सा हो जाएगा। सही है, तुम्हें पता है कि भाई ओम्स का ये है, सही है, साथ में एक मीटर ऐड कर दो तो केजी के साथ मीटर क्यूब हो जाएगा, बाकी सब चीज़ वैसे ही रहेंगी, सही है। केजी के साथ तुम्हारे पास हो जाएगा मीटर क्यूब, सेकेंड -3 और ए -2, सही। ये तुम्हारे पास हो जाएगा ये रेजिस्टिविटी का यूनिट, ओके, सही हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर ना कभी कभार कुछ चीजें, कुछ मतलब ना, ये बेसिकली जो सिंपल कैलकुलेशन या सिंपल मैनिपुलेशन वाले फॉर्मूलाज हैं, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ना यार देखो, मैंने ना इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत ना चेंजेस की हुई हैं, इस फॉर्मूले के अंदर मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की हुई है, सही है, ताकि ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम हो जाए, सही है। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि अगर लेट से एक एक वायर है, सही है, एक वायर है, और उस वायर की आप कह लो कि लेंथ सेम है, सही है, सही है। अच्छा, बाय द वे तुम्हें ये बात पता है कि भाई अगर एक वायर होगी, वायर विद द सेम वायर ऑफ द सेम टाइप विल हैव द सेम रेजिस्टिविटी, जैसे कि नंबर डेंसिटी के अंदर था, सही है। वायर विद द सेम लेंथ will have, sorry, wire with the same length, the same type will have same resistivity, ओके, एक बात हो गई। अच्छा जनाब, अब अगर मेरे पास एक वायर है, सही है, सेम मटेरियल की है, सही, एक वायर है मेरे पास जो कि सेम मटेरियल की है, और उसकी आ, उसकी रेजिस्टिविटी सेम होने वाली है, सही है। अगर तो अब मेरे पास कुछ केसेस में बना दूं, सही है, क्योंकि देखो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है रो एल ओवर ए ना, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, सही है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है भाई, अगर तो सेम मटेरियल की है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, बाकी सारी चीजें डिफरेंट होंगी, सही है। अच्छा, एक चीज हो गई, दूसरी चीज, रेजिस्टिविटी के साथ लेंथ सेम है तो ए रेजिस्टेंस और एरिया अलग अलग होंगे, सही है। तीसरी चीज कि भाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम है, एल ओवर ए डिफरेंट होगा, सही है। चौथी चीज, एरिया या डायमीटर सेम है तो आर ओवर एल डिफरेंट होगा, राइट, समझ लो ना। सो बेसिकली तुम पहले अगर इसको सब्जेक्ट बना लो, आर ए, अच्छा ए को जो है ना मैं इसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ, पाई डी स्क्वायर ओवर 2 की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तुम्हें पता है कि रेडियस को जो है ना मैं, एरिया बेसिकली पाई आर स्क्वायर है, राइट, तो और आर को हम यूजुअली डी की फॉर्म में लिखते हैं, डी स्क्वायर ओवर 2, सही है, सही हो गया। अच्छा, अब जब हम इसको वो कर रहे हैं ना, मैनिपुलेशन इसके लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा अजीब, थोड़ी सी अजीब सी चीज है, ये आ गई हमारे पास रेजिस्टिविटी, सही है। थोड़ी सी अजीब सी चीज है बट समझना प्लीज, सही है। अब अगर मेरे पास पहला केस है, सही है, पहला केस क्या है कि भाई सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, सही है, अगर मेरे पास सेम लेंथ है, सेम लेंथ, सही है, यानी दो वायर है, उन दो वायर की, वो दो वायर सेम मटेरियल के हैं, इसका मतलब है उन दो वायर के अंदर रेजिस्टिविटी सेम होगी और एल सेम होगा, तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट ये होगा, आपके पास आर डिफरेंट होने वाला है, आर वन मैंने कह दिया, और डी डिफरेंट हो सकते हैं, डायमीटर यानी एरिया उसकी वजह से डिफरेंट होगा, सही है, इज इक्वल्स टू R2 एंड D2, राइट, एक रिलेशन बन सकते हैं तुम्हारे पास, सही। मैं सिर्फ रिलेशन बनाना सिखा रहा हूँ, रट्टा नहीं लगाना, बस सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि बनेगा कैसे, राइट। अभी इसको क्वेश्चन पे भी लेके चलते हैं, सही है, पहला केस हो गया, एक और अगर समझे, सही है, सेम लेंथ के बाद अगर हम ले लें, अब लेंथ सेम नहीं करते, अब सेम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, सही है, सेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, राइट। तो अब इसके बाद क्या होगा, अब तुम्हारे पास रो सेम है और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी सेम है, सही है, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, D1 स्क्वायर ओवर L1 इज इक्वल्स टू D2 स्क्वायर ओवर L2, राइट, सही हो गया।
ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है भाई, मुझे बताओ, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज बोलो यार। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज बोलो भाई। सर ये सिनेरियो दोबारा समझा दें कि क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं उसका मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि हाँ। वो क्वेश्चन देगा आपको इस तरह से, तो ये आपको करना पड़ेगा, आप मजबूर हो जाओगे, सही। नहीं, ये कंपैरिजन हमने क्यों किया है ये। मतलब समझ लो क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन में मतलब मैंने आपसे बोला कि आप करके दिखाओ मुझे, सही है, सही। तो आप ये कर लो बस। अभी फिलहाल यही मैं कह सकता हूँ, सही है। जो क्वेश्चन में उचूल होगी वो इसी तरह से देंगे क्वेश्चन आपको, सही है, कि दो चीजों सर को एक रिलेट कर लो। पाई d/2 स्क्वायर का सा है, पाई d/। देखो, अगर अगर मेरे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम है, सही है। मेरे पास फॉर्मूला था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, राइट। अब मैंने सिनेरियो बनाया हुआ है कि सेम मटेरियल के साथ साथ सेम रेजिस्टेंस भी है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर एरिया को और लेंथ को अलग कर लूं और रो और आर को अलग कर लूं, सही है, सो ये वाली चीज मेरे पास सेम है, सही है। अब मेरे पास दो वायर है, उन दो वायर के लिए ये वाला पोर्शन सेम है, तो उन दो वायर की जो चीजें डिफरेंट है मैं उसको आपस में रिलेट कर सकता हूँ। इससे मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर एक वायर है उसके उसका ये फॉर्मूला है, दूसरी वायर के लिए एरिया टू एल टू, इसको एल वन कह रहे थे, और इज इक्वल टू रो और आर से, ये दोनों के लिए सेम है, इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। सो मेरे पास जो चीज बच गई वो मेरे पास बच गया A1 ओवर ओवर L1 इज इक्वल टू A2 ओवर L2। हम आज ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? अभी मैं उसके आगे बता रहा हूँ, पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आया? नहीं सर, नहीं यार। यहाँ तक भी नहीं आया? नहीं। ओके, चलो खैर, फिर अभी अभी फिर मैं समझा नहीं सकूंगा। रुको ये 2 मिनट दो जरा, मैं इसके एक दो फॉर्मूलाज और लिखवा दूँ, फिर उसके बाद चलते हैं उस पर। ये चलो फाइन, फिर मैं इतनी लंबी नहीं करता हूँ, बस एक आखिरी चीज है, वो समझ लो, और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, और फिर उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पे, सही है। और वो लास्ट चीज है हमारे पास, पावर, सही है। पावर, ओके। पावर हमें पता है कि भाई पावर इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, सही है, या तुम कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, खासतौर पे अगर ये पढ़ो, सही। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, राइट। इसका यूनिट क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा पावर का? पावर का जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हारे पास हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू VI, सही है। एक ये फॉर्मूला है, सही, मेन फॉर्मूला यही है, सही है। अब तुम्हें पता है कि ओम्स लॉ तुम्हें पता है, सही, तुम्हें ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू IR तुम्हें पता है, राइट। तो अगर तुम V की जगह पे V को सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर तुम V की जगह पे V को सब्स्टिट्यूट करोगे, सही है, तो तुम्हारे पास जो है ना फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और वो तुम्हारे पास बन जाएगा पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, सही है। भाई ये समझ में आया बच्चों, ये समझ में आया, प्लीज बताओ। जी सर। ओके, सही है। और अगर तुम जो है वो R की जगह पे, सॉरी I की जगह पे, पहले V की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, अब I की जगह पे अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R आ जाएगा, राइट। तीनों फार्मूला कहीं पे भी अप्लाई करोगे उससे आंसर सही आना चाहिए, राइट। बट जो भी तुम्हें क्वांटिटी दी हुई है तुम उसी हिसाब से फार्मूला अप्लाई करोगे, राइट। खैर, तो ये हमारे पास है पावर, सही है, पावर का फार्मूला बता दिया, मेन फार्मूला आपके पास पहला वाला है, बाकी दो फार्मूला उसी में हमने ओम्स लॉ लगा के उसके अंदर आगे पीछे किया हुआ है, सही है, पावर आ गया। अच्छा, अब पावर का अगर मैं यूनिट की बात करूं, सही है, सो पावर आपको पता है कि यूनिट इसका होता है वॉट, सही है, साइंटिस्ट के नाम पे हमने रखा हुआ है, सही है। और अगर अगर आप इस फॉर्मूला से देख के इसके यूनिट को आइडेंटिफाई करना चाहो तो वोल्ट एम्पेयर, ओके, क्योंकि वोल्टेज और एम्पेयर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। सो इट्स बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ वोल्ट्स एंड एम्पेयर, सही हो गया। ये आके बाद इसका ड्राइव यूनिट हो गया, बेस यूनिट हमारे पास अगर हम निकालें, सो बेस यूनिट के लिए आप क्या कर सकते हो, KG, वर्क डन अपॉन टाइम। हाँ वर्क डन, वेरी गुड हो गया। और वर्क डन हमारे पास होता है KG मीटर स्क्वायर सेकंड -2, सही, ओवर टाइम हमारे पास होता है सेकंड, सही है। सेकंड ऊपर जाएगा सेकंड -3 हो जाएगा, सही। तो मेरे पास जो है ना इसका बेस यूनिट हो गया सेकंड -3, सही है। ये आ गया बेस यूनिट, ओके, सही हो गया। अच्छा जनाब, पावर तुम्हें पता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, जितनी भी क्वांटिटी है सारी स्केलर है यहाँ पे, ओके। ऊपर शायद मैंने दो क्वांटिटी के बारे में नहीं लिखा है, स्केलर क्वांटिटी, सही है। चल बस हो गया, ये कहानी हो गई, पावर वावर सारी सारी चीजें निमट गई है। अच्छा जी, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि भाई दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर
क्वांटिटी। ओके, चलो, और रेजिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, सही। सो अल्लाह के फजल करम से हमारा चैप्टर निमट गया, सही है। अब आ जाओ इसके जरा क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं कि हमें कितना समझ में आता है, सही है। अच्छा देखो, क्वेश्चन ना करवाने का मेरा तरीका ये होता है कि मैं जो भी क्वेश्चन होता है हर हर बच्चे से ना एक एक क्वेश्चन रीड करवाता जाता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि जो है ना वो बच्चा प्रेजेंट है। और जब वो क्वेश्चन कर लेता है तो मैं उससे थोड़ा सा उसका इनपुट भी ले लेता हूँ कि उसको कैसा लगता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और फिर उसके बाद मैं अपनी जो भी मंतिक होती है वो सारी लगाता हूँ, सही है। तो मैं हर हर बंदे से क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि जो है ना मुझे ऐसा लगे कि यार थोड़े से इंडिविजुअल अटेंशन पड़ रही है बच्चे पे, सही है। वरना ऐसे मुझे नहीं पता चलता कि कौन बच्चा कहाँ पे कौन कहाँ पे, सही। भरोसा है मुझे तुम लोगों पे, लेकिन मतलब ऐसा ना थोड़े से मेरे ईमान ईमान का थोड़ा मसला है, शक होता है मुझे, सही है। तो हो ये है। आ जाओ भाई, रेडी। एक वर्कशीट का काम कंप्लीट हो गया, सही है। अब उस वर्कशीट को मैंने होमवर्क देना है, सही हो गया। एंड अब देखो, उसके अंदर प्लीज प्लीज तुम लोग ने जो है ना ये काम करके रखने, सही है, ताकि जो है ना मेरे लिए आसानी हो जाए। वरना फिर जो है ना मैं बल्कि होमवर्क दूंगा, सही है, मैं तुम लोग को बताऊंगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन करके रखोगे तुम लोग कुछ भी करके, सही है। और फिर उसके बाद तुम लोग वो करके रखोगे, सही है। हाँ, तो ये है, क्योंकि देखो, अब यार 6 तक करनी है, 5:50 तक मैं करूँगा, 6 बजे अपनी नमाज भी है। अच्छा जी, ऐसा है। आ जाओ भाई, दिखाते हैं तुम लोगों को। 10 मिनट, 10 मिनट और हैं। देख लो भाई, कौन रीड करेगा? अयान रीड कर लोगे प्लीज। ठीक है सर, नंबर 30। क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ जी, ये बेसिकली ना यहाँ पे मेरी पीडीएफ में ना ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ होता है। एक सेकेंड, ये आप कह लो, ये क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ होगा, सही है, रेफरेंस नंबर, सही है। सो ये वर्कशीट का ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, और जिस पेपर से मैंने कॉपी पेस्ट किया है वो उसका 30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, सही। सो खैर, क्वेश्चन नंबर 2 जरा रीड कर लो। सही है सर। द करंट इन कंपोनेंट इज रिड्यूस्ड यूनिफॉर्मली टू फ्रॉम 100 मिली एम्पेयर to 20 milliampere over a period of 8 seconds. What is the charge that flows during this time? जनाब, अच्छा, सिंपल से तुमसे पूछा है कि करंट तुमने निकालना है कि भाई करंट कितना या चार्ज कितना फ्लो हुआ, उसके अंदर चेंज कितना है, सही है। अब फॉर्मूला आपको पता है, Q इक्वल्स टू आई टी। अब जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है ना, ये सब चीजें अप्लाई होंगी यहाँ पे, सही है। सो स्टॉप। अच्छा एक सेकंड, मैं इसी पे चले जाता हूँ ताकि ना मेरे लिए आसानी हो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आ जाओ भाई। सो यहाँ पे अब आपको पता है कि भाई Q इज इक्वल्स टू आई टी, राइट। और अगर आप जो है पहले निकाल लो कि भाई पहले कितना करंट गुजर रहा था, पहले कितने चार्ज गुजर रहे थे, आपको पता है कि भाई 100 मिली एम्प है, सही है। सो एक्सपोनेंट -3, और उसके बाद जो है आपने कर दिया इसको × 8, सही है। ये आ गया पहले इनिशियल चार्ज, सही है। फिर उसके बाद आपने निकाल लिया फाइनल चार्ज, जो कि आपके पास आ जाएगा 20 मिली एम्प, सही है, एक्सपोनेंट -3 और × 8, सही है। और पर 20 है, 200 नहीं। सॉरी यार, लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला आएगा, और फिर आपस सर में माइनस मिली हो। मिली एम्पेयर को डायरेक्ट मिली ही रहने दे। हाँ वैसे भी सही है कि उसकी कन्वर्जन जो है वो एट द एंड वैसे ही रह रही है। फ्रॉम 100। 640 आ रहा है सर आंसर। हम्म, सही है वैसे। सर इसको 100 - 20 करे 80, 80 × 8 640, इस तरह भी हो सकता है और हाँ इस हाँ, तरह सेम भी हो। सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, सही है। आ जाओ आगे, जो लेकिन यार इसमें मुझे ना एक छोटे से मसले में बात बताता हूँ। खैर, आ जाओ भाई, कौन है अगला बंदा? जरा रीड कर लो भाई प्लीज। हमाद, हमाद रीड कर लो भाई, जी सर। रीड कर लो प्लीज।
A wire carries a current of 2 amperes for a 1 hour. How many electron pass a point in this wire in the wire in this time? सही है। क्या करोगे, कोई आइडिया लगाओगे? करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सही है। और वो नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। निकाल। हम्म। क्यू इज इक्वल टू आई टी आपने लगा दिया। सही है। और एम्पियर जो 2 एम्पियर का करंट है। सही है। टाइम आपको पता है 1 आवर है। 1 आवर का मतलब है 1 आवर। 1 into 60 into 60। परफेक्ट हो गया। 1 इंटू 60 इंटू 60। सही है। इससे आपको पता चल जाएगा चार्जेस कितने हैं। सही है। तो कितना आएगा? 7200। 7 2 सही है। double 0। ये आ गए चार्ज। अब इन चार्जेस को ये चार्ज है कूलम के अंदर। अब इन चार्जेस को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, अब वो निकालना है। वो कैसे निकालोगे? वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मचान वाला फॉर्मूला आपने लिखवाया था ना। है। चलो। डिवाइडेड बाय वन, वो है 1.602 वाला। यस, वैसे भी कर सकते हो। हम्म। डिवाइड बाय 1.6 into exponent 19 minus सही है। 19। सही हो गया। तो उससे आपके पास कितना आएगा? 1 मिनट सर निकाल लो। अच्छा, जिनको देखो भाई, किसी को अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही, प्लीज कमेंट बताते, कमेंट में बोलते रहो, कहीं पे बोलते रहो। ओके। चुप बैठने की जरूरत नहीं है। ओके। लेकिन खैर, अगर तुम्हें नहीं समझ में आई, मैं बता देता हूँ। सही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम्स का चार्ज होता है। राइट। अच्छा, तुम्हें कितने चार्ज बनाने हैं? तुम्हें इतने चार्ज बनाने हैं, 7200 कूलम का चार्ज बनाने हैं। तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें चाहिए होंगे? लेट्स से एक्स। राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब, तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा। सही है। 1.6 एक्सपोनेंट -19। जी भाई। 4.5 exponent 22। परफेक्ट हो गया। सही है जनाब। आ जाओ भाई। अगला बंदा आ जाओ भाई। हारून, रीड कर लोगे प्लीज ये वाला क्वेश्चन? Ji sir, the diagram shows a thundercloud whose base is 500 meters above the ground. The potential difference between the base of the cloud and the ground is 200 millivolts. A raindrop with a charge of 4.0 10 to the power minus 12 coulombs is in the region between the clouds and the ground. What is the electrical force on the raindrop? ओके। अब देखो, उसने जो है ना वोल्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, वो मीटर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो अच्छा जी। एक तो मेरे पास ये फॉर्मूला लग रहा है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। वर्क डन ओवर चार्ज सही हो गया। और वर्क डन तुम्हें पता है, वर्क डन तुम्हें पता है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस होता है। सही है। ओवर चार्ज। ओके। अब वोल्टेज तुम्हें कितना गिवन है? 200 मेगा, यानी एक्सपोनेंट 6। राइट। चार्ज की वैल्यू तुम्हें गिवन है 4 एक्सपोनेंट -12। सही है। और डिस्टेंस तुम्हें कितना गिवन है? 500 का। सही है। तो फोर्स कितनी आ जाएगी? देख लो भाई। मेरे पास जो आ रही है, वो आ रही है 1.6 एक्सपोनेंट -6। ओके। ये आ रही है मेरे पास। सही हो गया। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन है शुरू के, कुछ क्वेश्चन जो है ना वो मेरे पास मैंने अपलोड किए, मैं एज फार एज आई रिमेम्बर। तो मैं थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ, ताकि जो है ना कुछ नए क्वेश्चन हो। मैं उसकी वीडियो, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, चैनल पे। राइट। तो मैं थोड़ा सा बीच से कहीं से करवा रहा हूँ, ताकि जो है ना तुम्हें क्वेश्चन समझने में आसानी हो। सही है। आ जाओ भाई। ये कर लेते हैं। हमारा ये हो गया है। मुझसे रीड कर लेगा भाई, क्वेश्चन 44। मूसा कहाँ हो, आसपास हो? अरे यार, माइक का बंद है, पढ़ना यार, क्वेश्चन तो पढ़। अबे जल्दी पढ़, टाइम नहीं है। A pencil is used to draw a line of some 30 centimeter with one millimeter the resistivity of the material in the pencil.
and and the resistance to the line is 40. सही है जनाब। व्हाट इज द थिकनेस? आपको रेजिस्टेंस, पेंसिल की रेजिस्टेंस भी दी हुई है, रेजिस्टिविटी भी दी हुई है, और आपको जो है वो सारी चीजें दी हुई हैं। सही है। अब आपसे बोल रहे हैं कि भाई, सही है, अब आपसे बोल रहे हैं कि भाई थिकनेस ऑफ द लाइन क्या होगी। ओके, सो अगर तुम फॉर्मूला याद करो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल ओवर ए। सही, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है। सही है। तुम्हें इसमें रेजिस्टेंस पता है, 40 किलो ओम्स, राइट? यानी एक्सपोनेंट 3। सही है, किलो एक्सपोनेंट 3 होता है। अच्छा जी, तुम्हें एरिया नहीं पता, एरिया तुम्हें शायद नहीं पता है। रेजिस्टिविटी तुम्हें पता है, 2 एक्सपोनेंट 5 -5, 2 एक्सपोनेंट -5। सही है। और उसने तुम्हें बताया कि पेंसिल इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ द लेंथ 2 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, एंड ये आ गया विड्थ। सही है। ओके, अब तुम्हारे पास जो है, अब देखो यहाँ पे तुम शायद एक और चीज में कंफ्यूज हो कि भाई लेंथ भी दी हुई है, विड्थ भी दी हुई है, तो थिकनेस ऑफ द लाइन का क्या मतलब है? देखो, अगर एक लाइन है तो वो इस तरह से होगी। सही है, कि उसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी, और हाइट होगी। सही है, इस तरह से। सही है। तो उसे एक पैरामीटर दिया हुआ है और बाकी दो हाइट के में। सही है। सो यहाँ पे मेरे पास जो लेंथ है वो तो मेरे पास आ गई 30 एक्सपोनेंट -2। सही है। और एरिया के अंदर विड्थ इंटू थिकनेस होनी चाहिए, राइट? तो उसके अंदर मेरे पास जो है, चलो पहले एरिया निकालते हैं, फिर उसके बाद उसका आगे काम करेंगे। सही है। सो एरिया यहाँ पे आ गया। इसको जरा सिंप्लीफाई करूँ, 2 एक्सपोनेंट -5। सही है। एंड 30 एक्सपोनेंट -2। सही है, डिवाइडेड बाय 40 एक्सपोनेंट 3। ओके, तो ये है। निकाल दो जरा कितना बन रहा है। मेरे पास जो एरिया बना वो बना 1.5 एक्सपोनेंट -10। यार तुम लोग की कैलकुलेशन बहुत स्लो है यार, कैलकुलेशन कैलकुलेटर वाला वक्त तो तेज करो। एरिया मेरे पास ये बन गया। अब एरिया मुझे पता है कि लेंथ इंटू विड्थ है। सही है। सो एरिया की जगह मैंने रख दिया विड्थ इंटू थिकनेस, राइट? सो विड्थ मुझे गिवन है 1.2 एक्सपोनेंट -3, राइट? और जो थिकनेस है टी, वो मुझे नहीं पता, लेट्स से। सही है, डिवाइड कर लेते हैं। 1.5 एक्सपोनेंट -3 -10 डिवाइडेड बाय 1.2 एक्सपोनेंट -3। सही है, सॉल्व कर लो। आंसर डिवाइडेड बाय 1.2 एक्सपोनेंट -3। ओके, सो आई एम गेटिंग 1.25 एक्सपोनेंट -7। ओके, थिकनेस मेरे पास आ रही है 1.25 एक्सपोनेंट -7। सही हो गया, ये आ गई सी। चलो भाई, समझ में आया? प्लीज हाँ ना बोलो। सर जी सर। हाँ जी। क्लाउड वाला समझ नहीं आया था, बाकी ये बात। ओके, आ जाओ, बता रहे हो। बल्कि एक दो क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर उसके बाद क्लाउड वाले पे आ जाता हूँ। सही है, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब देखो, ये वाला रीड कर लो जरा आशीष। हाँ आशीष, रीड कर लो प्लीज, ये 46। A metal wire of length 0.5 meter has a resistance of 12 ohms. What is the resistance of a wire of length 2 meter and made of the same material but with half the diameter? सही हो गया। अब देखो, जो हम आखिरी में जो होशियारी नाप रहे थे ना, कुछ फॉर्मूला में बना रहा था। सही है। अब देखो, ये वो वाला केस आ गया। अब सीन क्या है, सीन समझ लो। उसने कहा कि अ मेटल वायर, सही है, और ऑफ अ लेंथ दिस मच एंड रेजिस्टेंस दिस मच। तुम्हें पता है कि भाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ, और रेजिस्टेंस जब भी साथ आएगी तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि भाई फॉर्मूला सेम लग रहा होगा, ये वाला एल ओवर ए। सही हो गया, एल ओवर ए। सही है। अच्छा, अब ये एक केस हो गया। दूसरा केस, ये केस 1 है, सही है, और ये केस 2 है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ मेड ऑफ द सेम मटेरियल? का मतलब है सेम रेजिस्टिविटी है, सेम रेजिस्टिविटी। ओके, बट विद हाफ द डायमीटर। ओके, अब इसको रिलेट कैसे करोगे, वो प्रॉब्लम है। सही है। सो रिलेट करने के लिए आपके पास क्या, अब रिलेशन करने के लिए जो है ना, वो मैं वहां पे जो चीजें बना रहा था वो रिलेशन रिलेट करने के लिए था। सही है। अब इन्होंने देखो डायमीटर से रिलेट किया हुआ है, हाफ डायमीटर है, फुल है, वो बात ही बात है, लेकिन डायमीटर से रिलेट किया हुआ है, एरिया नहीं है। सही है। तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ना रीअरेंज करके लिख देता हूँ। सही है, पाई डी ओवर 2 होल स्क्वायर, राइट? मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। सही हो गया, आसानी के लिए। अब मुझे क्या क्या चीजें पता है कि भाई जो चीज मेरे पास सेम है, दोनों इक्वेशन से, रेजिस्टेंस सेम है। सही है। लेंथ डिफरेंस है, लेंथ डिफरेंट है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, और एरिया भी डिफरेंट है। सही है। सो सिर्फ रेजिस्टिविटी सेम है, सेम है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि R1
सही है, D1/L1, सही है, इज इक्वल टू रो। हमाद ये बताओ, ये समझ में आया हमाद? हमाद जी सर। सही है, मैंने पाई और टू को फॉर नाउ इग्नोर किया हुआ है, सही है, क्योंकि वो कैलकुलेशन में कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो बोल दो तो मैं लिख देता हूँ पाई/2, सही है, ये स्क्वायर भी है, सही है। चलो सर मैं तो तुम्हारे, ये बोलो। फॉर्मूला बना कैसे, ये मैं ये फॉर्मूला मैंने सिर्फ रीअरेंज किया भाई, रेजिस्टेंस को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, बाकी सारी चीजें इधर उधर फेंक दी, समझ रहे? तो एरिया तो सर उसने 2 मीटर दिया हुआ है। वो एरिया वो मीटर नहीं है, लेंथ है। अभी अभी मैंने फॉर्मूला के अंदर चीजें सब्स्टिट्यूट नहीं की है, अभी सिर्फ मैंने फॉर्मूला को रीअरेंज किया है, फॉर्मूला के अंदर चीजें सब्स्टिट्यूट बाद में करने वाला हूँ, समझ रहे हैं ना? सही हो गया। ये मेरे पास वायर वन के लिए काम हुआ है। अब वायर टू जो होगा, उसके लिए जो मैं काम करूंगा, उसके लिए भी मैं रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाऊं। सो रेजिस्टिविटी सब्जेक्ट बन गई R2, सही है, और मैं एरिया को डायमीटर की फॉर्म में लिखूं, पाई D/2 का होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय L2, राइट। ये मेरे पास हो गया। अब मुझे पता है कि इन दोनों वायर के अंदर ये दोनों चीजें इक्वल है, सही है, तो मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूँ। मैंने कहा R1 पाई D1/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल्स टू R2 पाई D/2 होल स्क्वायर ओवर L2, सही है। भाई क्या ये बात समझ में आई? हमारे क्या ये बात समझ में आई, और दूसरों को क्या ये बात समझ में आई? जी सर। परफेक्ट है। अच्छा, अब देखो पाई 2, पाई, ये सब चीजें कैंसिल हो सकती हैं, अब इनके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दो, सही। जो पहली वाली वायर है उसकी रेजिस्टेंस है 12, सही है। जो पहली वाली वायर है उसका डायमीटर लेट से मैं D ले लेता हूँ, सही है, स्क्वायर। और जो पहली वाली वायर है उसकी जो लेंथ है वो 0.5 है, ओके। जो दूसरी वाली वायर है उसकी रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, सही, R2। जो दूसरी वाली वायर है उसका डायमीटर इन्होंने कहा है हाफ द डायमीटर, सो D/2 मैंने ले लिया, उसका स्क्वायर, ओवर जो दूसरी वाली वायर है उसकी जो लेंथ है वो मेरे पास है 2, ओके। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, सही है। 2 × 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सही है, ओवर 0.5, और यहाँ पे D² है इज इक्वल्स टू D²/4, सही है। D² से D² कैंसिल हो गया, सही है, यहाँ पे R भी है, ओके, यहाँ पे R भी है, सही है। 4 को वहां भेज दो, 4 यहाँ चले जाएगा। अब सॉल्व कर लो, 12×6 = 72, और 0.5 लगाओगे तो डिवाइड बाय पॉइंट फिर फाइव 48/4 हो जाएगा, तो 192। 192, ओके, सही है, हाँ जी। समझ में आया? जी। 192, चलो, क्लियर हो गया भाई? एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। चलो, अब मैं फिलहाल क्लास यहाँ पे रोक रहा हूँ क्योंकि अब आगे नमाज भी होने वाली है। जरा होमवर्क सुन लो। शुरू के 30 क्वेश्चन, भाग नहीं बता रहा हूँ, शुरू के 30 क्वेश्चन तुम लोग ने अटेम्प्ट करके आना है। अटेम्प्ट करने का मतलब ये होगा कि तुमने पढ़ना है क्वेश्चन, समझ में आए या ना आए उसको पढ़ो एक दफा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं समझ में आता उसको छोड़ के आगे चले जाओ, सही है। और इस तरह से मुझे शुरू के 30 क्वेश्चन चाहिए, सही है। कल की क्लास में जब आओगे तो ये शुरू के 30 क्वेश्चन हुए हुए होने चाहिए सबके, सही है। शुरू के 30 क्वेश्चन वर्कशीट के शुरू से लेकर, सही है, वन क्वेश्चन वन टू क्वेश्चन 30 तक मुझे ये अटेम्प्टेड चाहिए, राइट। इसमें से जितने समझ में आ रहे हैं फाइन, नहीं समझ में आ रहे कोई टेंशन की बात नहीं है, सही है। थोड़ा सा दिमाग लगा के आना बस, सही है। और दूसरी चीज ये कि इसके जो कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने वैसे वहां पे भी अपलोड किए, मैं यूट्यूब पे भी अपलोड किए, मैं सारे लेक्चर अभी रात में बैठ के अपलोड करता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हें भेजता हूँ। और इसके क्वेश्चन की एक वीडियो प्रीवियस वाली है वो भी अपलोड करता हूँ, ये वाली भी अपलोड करता हूँ, सही, ताकि तुम्हें देखने में आसानी हो। लेकिन जो होमवर्क है वो होमवर्क मुझे चाहिए, सही। आयान पिछली क्लास में आपने नहीं किया था होमवर्क, हमारा आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी वर्कशीट से क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 30 तक के सारे क्वेश्चन अटेम्प्टेड चाहिए, नहीं होते कोई मसले की सर बात ये नहीं है, मैं सर भेजूंगा। आप सर ये वर्कशीट किधर मिलेगी? तो मैं अटेम्प्ट भेजूंगा करें, भेजूंगा सॉल्व क्या भेजूंगा। करें, इसी में तो नहीं कर सकते ना। क्या चीज? सॉल्व क्या करें? भाई देखो, कॉपी में सॉल्व, देखो मसला ये नहीं है, मसला है कि तुम उसको अटेम्प्ट करने से मतलब ये है कि क्वेश्चन पढ़ो, सही है, MCQ जो आसान से है उसको वहीं पे टिक लगाते जाओ, मतलब तुम्हें पता होगा ना कि कॉपी में लिख लो ना कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कोई नहीं हुआ है तो उसके बाद अपने बाद नोट कर लो कि भाई ये नहीं हो पाया, मैं ये कैलकुलेशन की थी, सही है। और सही है। इस तरीके से मुझे क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 30 तक चाहिए, सही है। जब ये सारे हो जाएंगे, सही है, इसमें जितने हुए तुमसे अगर 2 क्वेश्चन भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है, लेकिन तुमने अटेम्प्ट सारे किए हुए होंगे, ओके। अटेम्प्ट सारे किए हुए होने चाहिए, लेकिन
1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक करोगे, कल की क्लास में आओगे तो कल की क्लास में अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, नहीं तो आगे पढ़ेंगे। ओके, क्लियर हो सर गया? तो आपको फाइल भेज दे इलेक्ट्रिसिटी की पूरी। मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज देता हूँ। सही है। ओके सर। चलो बस, अब आज की कहानी तक थी, अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। सही है? चले। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ओके हाफिज़। गाइस, टेक केयर, विच, हाफिज।